हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 10th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 प्रकाश के अपवर्तन को। ठीक है, इससे पहले वीडियो 1 में मैंने प्रकाश से इस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ाया था, जैसे कि सिक्का को पानी में रखने पर वो ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, पानी में अगर पेंसिल रखते हैं तो वो मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होता है, उसके बाद आपतन कोण, परावर्तन कोण और माध्यम चेंज करने पर अपवर्तन के बारे में बताया था। ठीक है, आज जो इस वीडियो के माध्यम से ये जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि आयताकार कांच के सिल्ली से जब प्रकाश गुजरती है तो क्या होती है, वो तिरछी गुजरती है। उसके बाद फिर देखेंगे पार्श्विक विस्थापन के बारे में देखेंगे, उसके बाद अपवर्तनांक के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे अपवर्तनांक संबंधी जो निम्न बातें होते हैं उसको देखेंगे, फिर आपेक्षिक अपवर्तनांक को देखेंगे, अपवर्तनांक को, फिर नियम को देखेंगे और उसके बाद प्रिज्म को देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट या फ्रेंड्स पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को बेहतर समझने के लिए आप पिछले वीडियो को देख लें, ताकि आगे का जो वीडियो आए उससे रिलेटेड आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जब प्रकाश का किरण आयताकार कांच के सिल्ली से तिरछी होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिकल में देखते हैं क्या है कि एक हम आयताकार कांच का सिल्ली लेते हैं, जब उससे कोई किरण जब तिरछी जब गुजरती है तो क्या तिरछी होकर गुजरती है। जैसे कि समझिए, पहले इसको देखिए, ये आपका हो गया आयताकार कांच की सिल्ली, ये हो गया आपतित किरण, यानी जो जा रहा है, जो आ रहा है वो आपतित, जो आ रहा है आपतित। ठीक है, ये आपतित किरण आएगी। उसके बाद क्या होगी, ये अभिलंब हो जाएगा। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि जब ये क्या हो जाएगा, ये सघन माध्यम हो जाएगा और ये विरल। तो विरल से जब भी सघन में जाएगा तो ये आपका ये बीच का जो लाइन है ये अभिलंब है। तो सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, कोई भी किरण अभिलंब की ओर जाता है, यानी अभिलंब की ओर जाएगा। तो ये तो अभिलंब से दूर है अभी, लेकिन जब सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर। तो ये लाइन इधर न जाके ये ऐसे जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये देखिए, फिर इस बार ये सघन है, ये ऐसे जाएगी, इस बार ये सघन है और तब ये विरल है। फिर ये जब सघन, पहले देखिए विरल से सघन में प्रवेश कर रही है किरण, फिर उसके बाद सघन से फिर विरल में प्रवेश करेगी। तो जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, यानी वो जो जाना चाहिए था इस तरह से, वो क्या होगा, किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अब देखिए कि सघन माध्यम से फिर विरल में जाएगी। तो उसमें पढ़े थे क्या कि जब सघन से विरल में जाती तो अभिलंब से दूर जाती, तो ये अभिलंब के पास में है, लेकिन क्या होगा, फिर अभिलंब से दूर जाएगी। तो ये किरण इस तरह से आएगी, ऐसे ऐसे, और ये इस तरह से जिगजैग होकर चली जाएगी। जो ऊपर वाले है उसको आपतित किरण। अब देखिए, इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे, इसको बोले अपवर्तित किरण, क्योंकि ये क्या तिरछी हो गई है, अपवर्तित हो गई है। ये निर्गत किरण, इसको निर्गत किरण इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये क्या है, ये कांच से निकल गई यानी निर्गत, निकल गई मतलब निर्गत। तो ये होगी निर्गत किरण। उसी चीज को लिख देंगे कि जब कोई किरण आयताकार कांच के सिल्ली से तिरछी होकर गुजरती है, क्या होती है, तिरछी होकर गुजरती है, तो निर्गत किरण, ठीक है, निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। इतना ध्यान रखिएगा कि जब देखिए ये जो किरण किस तिरछी होकर गुजर रही है तब क्या होता है, ये निर्गत किरण क्या होगा, ये आपतित किरण के समानांतर होगा। अब समझिए समानांतर कैसे हो रहा है। इस आपतित किरण को अगर हम डॉट 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 से अगर ले जाते हैं तो ये इस तरह से जाएगा, और ये निर्गत किरण ये है। समानांतर कहने का मतलब देखिए, सभी जगह इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, समान। तो ये क्या है, ये किरण, ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण कहीं नहीं मिलने वाला है,
न मिल रहा है न दूर हो रहा है, वो सीधे अपने लाइन से होता हुआ जा रहा है। यानी कि क्या है, ये एक दूसरे से क्या है, समानांतर है, यानी समान दूरी पर है। ठीक है, तो फिर से समझिए, जब कोई किरण आयताकार कांच की सिल्ली से तिरछी होकर गुजरती है तो क्या होता है कि आपतित किरण निर्गत किरण के समानांतर होती है। ठीक है, आपतित किरण निर्गत किरण के समानांतर होती है। ये तो तिरछी होकर गुजरेगी तब, जब किरण तिरछी होकर गुजरेगी तब। लेकिन जब ऐसा कंडीशन आए कि किरण तिरछी होकर न गुजरे, जो आयताकार सिल्ली है उससे लंबवत गुजर जाए, यानी 90 डिग्री पे गुजरता है, तो अब क्या होगा, तब ये होगा कि जो किरण है वो मुड़ती है, वो मुड़ने की प्रक्रिया नहीं होगी, किरण सीधे गुजर जाएगी। ठीक है, तो लेकिन जब कोई किरण आयताकार कांच के सिल्ली से लंबवत यानी 90 डिग्री से, यानी बिल्कुल सीधे गुजरती है, तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मुड़ रही है, तो वैसे कंडीशन में नहीं मुड़ेगी। ठीक है, वो सीधे निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया हो गया। अब देखते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो आप ये समझ गए तो समझिए पार्श्विक विस्थापन भी आप समझ जाइएगा, क्योंकि ये इसी प्रैक्टिकल, इसी ग्राफ, इसी फिगर जो है उससे रिलेटेड है पार्श्विक विस्थापन। तो समझिए पहले पार्श्विक विस्थापन कहेंगे किसको, अभी तक यहाँ तक हम समझ गए। ठीक है, तो पार्श्विक विस्थापन कहेंगे कि जब कोई कांच की आयताकार सिल्ली से होकर, जब कोई किरण कांच के आयताकार सिल्ली से होकर गुजरती है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को, जो विस्थापन होता है, उसी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। जैसे कि देखिए, अभी हम लोग जो लंबवत दूरी है ना, ये डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं क्या, पार्श्विक विस्थापन। यहां तक आप समझ गए। उसमें सिर्फ इतना ऐड कर देना है कि जब आयताकार कांच के सिल्ली से कोई किरण तिरछी होकर गुजरती है, तो अभी हमने देखा आपतित किरण और निर्गत किरण क्या होता है, समानांतर होता है, और इसके बीच का जो खाली स्थान बनता है उसी को पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। ये जो खाली बन रहा है ना, इसी को पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी समझ में आ गया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जब कोई किरण कांच के आयताकार सिल्ली से होकर गुजरती है, तब आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी, जो लंबवत दूरी है, ठीक है, इसी को पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आपतन कोण। अगर यहां पर देखते हैं कि जो आपतन कोण है, ठीक, अगर इस आपतन कोण का, ये इस कोण का अगर मान बढ़ाने पर पार्श्विक विस्थापन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए ये कांच का आयताकार जब सिल्ली रहेगा, ठीक, तो क्या बोल रहा है, आपतन कोण बढ़ाने पर। तो मान लीजिए पहले आपतन कोण इस तरह से है, तो ये इस तरह से जाएगा, तब इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन ये इसको डॉट डॉट से मिलाएंगे, इतना ही होगा पहला कंडीशन। अगर दूसरा कंडीशन में देखते हैं, कांच की मोटाई उतना ही होना चाहिए। इसमें अगर देखते हैं कि अगर ये अगर बढ़ा दिए, ठीक, तो ये ऐसे जाएगा और ये इस तरह से जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस कम है और आपका ये डिस्टेंस ज्यादा है पार्श्विक विस्थापन। मतलब कि जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और एक और कंडीशन में पार्श्विक विस्थापन बढ़ सकता है, जब ये कांच की मोटाई ज्यादा होगी। अगर ये कांच की मोटाई अगर हम बढ़ा दें तो ऊपर भी आपका पार्श्विक विस्थापन, ठीक है ना, वो बढ़ जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि पीछे का याद हो जाए। जैसे कि जब कांच के एक आयताकार सिल्ली से कोई किरण तिरछी होकर गुजरती है तो क्या होता है कि जो आपतित किरण होता है वो निर्गत किरण के समानांतर होता है, और इसी जो इसके जो लंबवत दूरी होती है आपतित किरण और निर्गत किरण का, इसी को पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। और पार्श्विक विस्थापन दो कंडीशन में बढ़ सकता है। पहला, अगर कि आपतन कोण को बढ़ा दिया जाए। दूसरा कंडीशन, अगर कांच के सिल्ली को मोटाई को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो यहां तक हमने रिवीजन कर लिया। चलिए अब देखते हैं अपवर्तनांक बोलेंगे किसको। तो अपवर्तनांक क्या होता है कि अपवर्तनांक होता है कि वायु में, या उसको शून्य कह लें या आप निर्वात कह लें, बात एक ही है। तो कहीं पे आपका आएगा कि शून्य में, कहीं आएगा निर्वात में, कहीं आएगा वायु में, तो तीनों का मतलब एक ही है। तो वायु में प्रकाश का चाल, ठीक है, क्या है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा प्रकाश के किसी माध्यम में चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से समझिए कि अपवर्तनांक बोलेंगे किसको। वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक बोलेंगे। जिस माध्यम में निकालेंगे उस माध्यम का लेंगे। जैसे कि फिर से देख लीजिए एक बार डिफिनेशन को कि प्रकाश के निर्गत या शून्य या वायु एक ही चीज है। प्रकाश तो यानी वायु में प्रकाश की चाल तथा प्रकाश का किसी माध्यम में चाल के जो अनुपात होता है उसी को माध्यम को क्या बोलते हैं, उस माध्यम को अपवर्तनांक बोलेंगे। तो इसको अगर फॉर्मूला रूप में अगर देखें इसी बात को, तो देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, पहला क्या था कि वायु में प्रकाश की चाल का अनुपात और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो यानी वायु में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद देखिए मतलब जिस माध्यम में हमको निकालना है, ये वायु तो फिक्स रहेगा कि वायु का जो प्रकाश की चाल कितना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लास्ट क्लास में मैंने बता दिया है। उसके बाद जिस माध्यम में निकालना है उस माध्यम का में चाल यहाँ पे रखेंगे, तो जो भी आपका वैल्यू आएगा उसका क्या होगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम कांच का रखेंगे तो यहाँ कांच का अपवर्तनांक निकलेगा, अगर पानी का रखेंगे तो पानी का अपवर्तनांक निकलेगा। चलिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि पानी का अपवर्तनांक दिए हुए कि 1.33 है। कितना है 1.33। तो इस कथन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन है कि इस कथन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आंसर इसका ये होगा कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। इस कथन से हम यह तात्पर्य होता है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा यानी उस अनुपात, वायु में प्रकाश की चाल का अनुपात और पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात बराबर 1.33 होगा, यानी तब पानी का अपवर्तनांक निकल जाएगा। तो इस बात का कथन का तात्पर्य यह है कि शून्य या वायु में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33। इसको फॉर्मूला में अगर समझते हैं, जैसे अभी फॉर्मूला के बारे में, तो इसको देखते हैं। पानी का अपवर्तनांक मतलब वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, उसको रख देंगे। पानी में जितना होगा उसको रख देंगे, तो टोटल वैल्यू आपका बराबर 3.11 आया। तो यही वैल्यू है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं अपवर्तनांक संबंधी कुछ बातें, यानी अपवर्तनांक संबंधी जो बातें हैं उसके बारे में हम लोग अभी जान लेते हैं। तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है, ठीक है। वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। ये जितना भी ये जो अपवर्तनांक संबंधी बातें हैं ये डायरेक्ट कभी होता है कि ये 1 या 2 डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रूप में आपसे पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें और इसको याद कर लें। उसके बाद पहला तो हो जाएगा वायु का अपवर्तनांक 1। अब देखते हैं कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, ये डॉट डॉट का मतलब है कि यहाँ भी वही और यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है, मतलब हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। वायु का 1 हो जाएगा, हीरा का सबसे अधिक हो जाएगा। अब देखते हैं
कि यदि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का आवर्तनांक अधिक है, ठीक है, मान लीजिए ये दो माध्यम है, तो एक इसको मानते हैं, दो इसको मानते हैं, तो इसका क्या है, अपेक्षिक आवर्तनांक अधिक है, यानी एक के मुकाबले दूसरा का अधिक है माध्यम का। तो फिर आगे देखते हैं कि अधिक हो तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम का प्रकाशता सघन कहा जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, सघन कहा जाएगा, लेकिन कैसा सघन, प्रकाशता, यानी ये प्रकाशता सघन कहा जाएगा। इसको फिर से समझिए, लिखा हुआ है कि मान लीजिए पहला माध्यम दूसरा माध्यम, तो बोल रहा है कि पहले माध्यम की अपेक्षा ये जो दूसरा माध्यम है उसका आवर्तनांक अधिक है, यानी पहले के मुकाबले दूसरा का अधिक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि पहला का जो अपेक्षिक जो आवर्तनांक यानी कि जो प्रकाशीय सघन होगा किसके मुकाबले में, पहले के, ठीक है। अगर इसका आवर्तनांक अधिक है तो ये प्रकाशीय सघन होगा, किससे, इससे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का आवर्तनांक अधिक होता है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम से, यानी दूसरे माध्यम को पहले माध्यम से प्रकाशता सघन कहा जाता है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब चौथा पॉइंट में ये कहता है कि जरूरी नहीं कि जो प्रकाशता सघन हो उसका घनत्व भी अधिक हो, ठीक है। यानी जो प्रकाशता सघन है जरूरी नहीं कि वो उसका घनत्व भी अधिक हो। जैसे कि एग्जांपल में तारपीन का तेल लेते हैं, तो तारपीन का तेल का क्या होता है कि घनत्व कम होता है, लेकिन ये देखते हैं आवर्तनांक यानी कि प्रकाशीय सघनता उसमें अधिक होता है। जैसे कि देख लेते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाशीय रूप से जो सघन माध्यम है उसका घनत्व भी अधिक हो। जैसे तारपीन का तेल का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यानी तारपीन का तेल का घनत्व है कम है, लेकिन आवर्तनांक क्या है, अधिक है। ये तारपीन का आवर्तनांक हुआ, ये पानी का। देखिए घनत्व में तारपीन का तेल क्या है, कम है, लेकिन आवर्तनांक अधिक है, ठीक। और पानी का घनत्व अधिक है लेकिन आवर्तनांक क्या है, कम है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो उसका घनत्व भी अधिक होगा, ठीक है। ये भी चौथा क्लियर है। अब पांचवें पॉइंट की तरफ आते हैं। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, यानी जिस माध्यम में उसका अपवर्तनांक कम होता है तो उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, ठीक है। रुकावट कम रहेगा तो प्रकाश ऑलमोस्ट है कि तेज गति से चलेगी। तो जिस माध्यम में का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। जैसे कि देखिए इस दोनों का तुलना अगर करते हैं तो आपका इसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, इसके तुलना में कंपैरिजन बाय, क्योंकि इसका क्या अपवर्तनांक कम है और इसका अधिक है, तो इसमें ज्यादा होगा और इसमें प्रकाश की चाल इसके मुकाबले कम होगा, ठीक है। ये चारों पॉइंट क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहला पॉइंट था कि वायु का अपवर्तनांक एक होता है, दूसरा होता है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। तीसरा पॉइंट था कि अगर एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है तो जो दूसरा माध्यम है वो पहले माध्यम से क्या होता है, प्रकाशता सघन कहलाता है। चौथा पॉइंट था कि जरूरी नहीं कि जो प्रकाशता सघन हो, ठीक ना, उसका घनत्व भी अधिक हो, ठीक है। पांचवा हो जाएगा कि जिसका आवर्तनांक यानी कि अधिक हो उसमें क्या होगा, प्रकाश कम, उसका प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, और जब आवर्तनांक कम हो तो प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि आपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे किसको, ठीक है दोस्तों। आपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे किसको, इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको थोड़ा कैलकुलेशन वाइज इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें आप जो भी कैलकुलेशन वाइज टॉपिक है उसको आप क्या करें, समझने के बाद उसको याद करने की कोशिश बहुत ही कम करें। उसको क्या करें, एक बार समझ लें वीडियो देखने के बाद, उसको बाद उसको खुद से प्रैक्टिस करें, कैलकुलेशन को खुद से प्रैक्टिस करें 1 से 2 बार, कि पहला बार में तो क्लियर होने वाला है नहीं, ठीक है। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, मतलब आपका माइंड बहुत शार्प होगा तो हो सकता है, लेकिन आप 1 से 2 बार उसको प्रैक्टिस करके तब इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो आपका हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो इसमें क्या होता है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक बोलते हैं। यानी दो माध्यमों के निरपेक्ष जो अपवर्तनांक होगा उसके अनुपात को
ध्यान से यहाँ समझने वाली बात है कि जो निरपेक्ष अपर्तनांक होगा उसके अनुपात को आपेक्षिक अपर्तनांक कहेंगे। अब देखिए पैराग्राफ चेंज करके अगर नोट्स बनाइएगा तो लिखिएगा कि यदि माध्यम 1 और माध्यम 2 के निरपेक्ष अपर्तनांक क्रमशः n1 और n2 है, समझ गए? यानी माध्यम 1 और माध्यम 2 का जो निरपेक्ष अपर्तनांक है वो n1 और n2 है, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 की अपेक्षा अपर्तनांक निम्न होगा। यानी 2 के माध्यम की अपेक्षा अपर्तनांक निम्न होगा। तो पहले 2 आ रहा है तो पहले 2 को लिखेंगे, यानी n21, यानी यहाँ पे क्या आ रहा था 2 पहले, तो 2 को पहले लिखें, बाद में 1 को लिखें। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जैसे देखे थे कि अपेक्षिक अपर्तनांक बोलेंगे किसको, कि जब निरपेक्ष अपर्तनांक का अनुपात, ठीक ना, अपेक्षिक अपर्तनांक आता है, निरपेक्ष का तो अनुपात, यानी इन दोनों का अनुपात, यानी कि पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे 2 है तो ऊपर रहेगा 2, 1 बाद में तो 1 नीचे, यानी n21 का अगर देखते हैं तो हो जाएगा बराबर में n2/n1, ठीक है। अब यदि इन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल, अगर इन दोनों माध्यम में अगर प्रकाश की चाल अगर हम देख लेते हैं तो अगर उसको C1 और C2 मान लें, ठीक है। पहले तो देखें कि माध्यम जो 2 माध्यम है माध्यम 2 अपेक्षिक अपर्तनांक n1 और n2 है, तो माध्यम 1 और 2 की अपेक्षा तो देखेंगे n21 और 2/1। अगर इन माध्यम में अगर प्रकाश की चाल को हम C1 और C2 मान लेते हैं, ठीक है, तो n1 में देखेंगे तो n1 का जो सापेक्षिक होगा वो C/C1 होगा, ठीक है, और n2 का C/C2 होगा। यहाँ पे 1 है तो C1, C2 है तो C2। अब इन दोनों का n1 और n2 का हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ जहाँ n2 है वहां ये वाला वैल्यू देंगे और जहाँ n1 है आपका ये वाला वैल्यू देंगे। उसके बाद फिर कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए फिर यहाँ से आपको इसी चीज को लिखेंगे, लिख दिए, जहाँ n2 ये इक्वेशन को लिखेंगे, जहाँ n2 है वहां पे n2 का वैल्यू लिखें, जहाँ n1 है वहां पे n1 का वैल्यू लिखें। अब आपको पता है इसको अगर हम मल्टीप्लाई में अगर चेंज करते हैं तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ऊपर चला जाएगा, जो ये नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इतना तो सबको आता होगा। तो यहाँ पर देखिए जो कटता है उसको काट देते हैं, ये C कट गया, बच गया आपका ये, ठीक है, C1/C2। यानी डायरेक्ट अगर देखते हैं तो एक नया इक्वेशन बनेगा कि n2/n1 इक्वल टू C1/C2। तो उसी को यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात n2/n1/C1/C2, ठीक है। तो ये किसका आया, तो ये आया है आपका कि माध्यम 2 का माध्यम 1 की अपेक्षा, यानी माध्यम 2 का माध्यम 1 की अपेक्षा। अब देखेंगे माध्यम 1 के, ठीक ना, माध्यम 1 का माध्यम 2 के अपेक्षा, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और C2 ऊपर जाएगा, C1 नीचे आएगा। और यहाँ पे एक याद करने वाली समझने वाली बात है कि देखिए यहाँ पे ये जब आएगा तो ये अपोजिट हो जाएगा। जहाँ यहाँ पे देखते हैं n, यानी ये 2 ऊपर है और n1, तो यहाँ पे n1 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस प्रकार 1 माध्यम 2 के सापेक्ष क्या होगा, तो उसी तरह हो जाएगा। अगर पहले 1 तो 2 होगा बाद में, तो पहले 1 को लिखेंगे फिर 2 को लिखेंगे। इस बार n1 का वैल्यू ऊपर रखेंगे, यानी n1 का वैल्यू, यानी कि ये जो इसका वैल्यू ऊपर होगा और ये नीचे आएगा। तो कैलकुलेशन करके जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिखा देते हैं, अगर इस बार C1 बटा ये गुने C2/C1, तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, C2/C1। वही चीज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, n1/n2 इक्वल टू C2/C1, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर ये दोनों को अगर हम गुना करते हैं, ठीक, यानी माध्यम 2 की अपेक्षा माध्यम 1 का, उसके बाद माध्यम 1 की अपेक्षा माध्यम 2 का, पहला 2 की अपेक्षा 1 का, उसके बाद 1 की अपेक्षा 2 का, ठीक। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए एक बार समझने के लिए समझा देते हैं
आपको इसका वैल्यू अगर देखते हैं तो इसको लिख सकते हैं N2/N1 गुने इसका अगर लिख सकते हैं N1/N2, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है, ठीक, इसका वैल्यू क्या आया N2/N1, इसका वैल्यू आया N2/N1, इसका वैल्यू यहाँ है N2/N1 का C1/C2, और इसका वैल्यू आया C2/C1, यानी क्या ये पूरा पूरा कट के क्या आएगा आपका 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहां से ये किया हुआ है, समझाने के लिए आपको इक्वेशन थोड़ा सा आगे बढ़ा के कैलकुलेशन समझा दिए हैं, ठीक, ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको ये दिमाग में छप जाए, अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो यानी कि जब ये इसको आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू होगा इक्वल 1, यानी कि 1। तो इसको अगर हम कर सकते हैं कि 1 होगा, तो अगर इस चीज को यही रहने दो, अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर डिवाइड में यानी भागा में हो जाएगा, यानी N2/1 बराबर 1/N1/2, ठीक है। इस चीज को एक बार और एक बात, जैसे कि अभी पार्श्विक विस्थापन मैंने बताया, और उससे पहले कि एक कांच के सिल्ली से होकर जो फिगर बनाया था, अगर आपका एग्जाम में आए वो जल्दी जल्दी मतलब कि टाइम थोड़ा कम लगे, इसके लिए वहां पे फिगर मैंने नहीं बनाया था। तो पार्श्विक विस्थापन में भी आप वही फिगर बना दें जो कांच के सिल्ली से होकर तिरछी गुजरती है, आप वो बोला उसमें फिगर बना दें, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं अपवर्तनांक के जो नियम है कुछ उसको देख लेते हैं। तो इसके 2 नियम होते हैं, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन में हमने परावर्तन के नियम को देखा था, जस्ट लाइक उसी तरह इसमें अपवर्तनांक का 2 नियम है जो देखेंगे। तो इसमें देखेंगे क्या, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों क्या होता है कि एक समतल होता है, तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है। जैसे प्रकाश के परावर्तन में भी देखे थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, और जो अभिलंब बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब था वो तीनों एक ही तल में होता है। सेम यहाँ भी क्या है, वही चीज है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण यानी कि रंग के लिए आपतन कोण की जया को इंग्लिश में बोलते हैं साइन, मैथ में पढ़े होंगे साइन थीटा कॉस थीटा, तो जया को बोलते हैं साइन, और अपवर्तन की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। इसी को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। अगर आपको बोले कि स्नेल का एग्जाम में अगर पूछ दे कि स्नेल का नियम क्या है, तो आपको यही बताना होगा, जो दूसरा नंबर पॉइंट है। इसको फिर से देखिए कि किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण यानी रंग के लिए आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होगा, एक नियतांक होगा। इसी को स्नेल का नियम भी बोलते हैं, जैसे कि अर्थात यानी कि साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक, ठीक है। अब देखते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म होता क्या है, तो देखिए प्रिज्म आपको कैसा लग रहा है, ये प्रिज्म है आपका, ये तो प्रिज्म ऐसा लग रहा है कि जो सभी ये इसका 3 फलक है, और क्या है, तीनों समानांतर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि क्या है, ये कांच का बना होता है और तीनों फलक क्या होता है, आपस में समानांतर नहीं होती है। तो प्रिज्म कहेंगे किसको, तो कांच का वैसा पट्टी जिसका सम्मुख फलक क्या हो, समानांतर नहीं हो, उसको प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। अब प्रिज्म में वर्क कैसे कर रहा है, जब किरण जाती है तो देखिए किरण ये आपतित किरण हो गई जो जा रही है, ये अभिलंब हो गया, तो क्या होगा, ये अभिलंब से सघन माध्यम में क्या होगा, अभिलंब की ओर जाएगा, तो ये आपका यहां से सीधे हो जाएगी। उसके बाद ये अभिलंब से फिर क्या होगी, सघन माध्यम में, सॉरी ये विरण माध्यम में अभिलंब से क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए दूर हो जाएगी, ये अभिलंब से दूर हो गई, ठीक है। तो ये आपका प्रिज्म हो गया, ये आपतित किरण, ये निर्गत किरण, और आपतित किरण
और निर्गत किरण का जो बीच का कोण बनता है उसी को विचलन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 3 पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला है कि जब कोई किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, यानी जब कोई किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो निर्गत किरण आधार की ओर मुड़ जाती है। देखिए, प्रिज्म की ओर जब गुजर रही है कोई किरण, तो जो निर्गत किरण है ये आपका आधार हो गया, ये बेस है, तो ये क्या है, ये बेस की ओर झुक जाती है, यानी आधार की ओर मुड़ जाती है। दूसरा पॉइंट है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है उसे विचलन कोण कहता है। जैसे भी बताएं, ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण का जो इसको डॉट डॉट मिलाएंगे तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण का, उसी को विचलन कोण कहेंगे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है कि जो प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण होता है उसका मान 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, इस 3 पॉइंट को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहला था कि जब कोई किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, ठीक है, तो निर्गत किरण आधार की ओर मुड़ जाती है। फिर दूसरा है कि इसमें क्या होता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच का जो कोण बनता है उसको विचलन कोण कहते हैं। उसके बाद प्रिज्म का जो कोण का जो अपवर्तनांक का जो मान होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, इससे फायदा मिल रहा हो, तो कृपया मेरे सेल्फ स्टडी विद कुंदन का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल को घंटी को दबा दें, ताकि जो इतना भी वीडियो आपका आगे मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उठा सके, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और मैं फिर एक बार कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट शुरू से आप ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस ना करें, आप ज्यादा से ज्यादा हो सके कॉन्सेप्ट को समझे, आप सब्जेक्टिव टाइप से पढ़े, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी उसी से निकल के आएगा। और नोट्स बनाने के बाद आप एक बार बुक भी रीड कर लें, उस चैप्टर से जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है उसको आप एक बार पढ़ लें। उसके बाद क्या होगा कि ऐसा आप कीजिएगा तो वो टॉपिक, वो चैप्टर खुद आपका हो जाएगा। ठीक है, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये है, ना ही आपको सिर्फ पास कराना, बल्कि ऐसा बनाना कि आप दूसरों को ही पढ़ा सके। ठीक है, वह पढ़ना ही ऐसा चाहिए कि आप खुद, अगर वैसा पढ़ाई का क्या फायदा कि आप जो पढ़ लिए दूसरा को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो पढ़िए ऐसा कि दूसरा को पढ़ा सकें, दूसरा को समझा सकें। ठीक है, और एक और निवेदन कि मैंने पिछले वीडियो में भी किया था कि अपने आसपास जितना हो सके, जितना संभव हो, ठीक, आप पेड़ पौधे को लगाएं और हो सके तो पशु पक्षियों के लिए आप पानी और खाना का भी मतलब दें। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों।